हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। जिस प्रकार से आपको इंटरफेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। हम इस मूल पाठ्य पुस्तक जो कि आरपीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक है, इसको एक श्रृंखला के माध्यम से पढ़ रहे हैं। लाइन टू लाइन व्याख्या के अनुसार अध्याय 12 इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने इस प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म पर आप पहले से जुड़े हो या फिर आज पहली बार विजिट किया है, तो बताना चाहूँगा कि अब तक हमने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8 और 9 का बेखूबी और स्टिक विश्लेषण के साथ में अध्ययन कर लिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। हमने प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक अध्याय को लाइन टू लाइन एक शब्द भी छोड़े न और एक शब्द को भी बिना किसी व्याख्या के बढ़िया तरीके से इसको इतना बढ़िया तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इस प्रयास के माध्यम से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे कि हम कक्षा 10 राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति तक की श्रृंखला को लेके आ चुके हैं। तो आज के इस कंटेंट में क्या रहने वाला है, थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे सीधे कंटेंट पर। बहुत ही ज़्यादा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों में से एक है। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका राजस्थान का प्राचीन सभ्यता। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि इस पाठ्य पुस्तक में से कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से मैच होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इस पाठ्य पुस्तक के राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत रहता है उसके बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा राजपूत वंशों का परिचय। इसके बाद गुहिल वंश को पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा यहाँ मारवाड़ के राठौड़ वंश को। इसके बाद पढ़ा हमने, अगला टॉपिक पढ़ा था बीकानेर का राठौड़ वंश। इसके बाद हमने पढ़ा था शाकंभरी के चौहान वंश को और उनके जो प्रतापी शासक है उनको। इसके बाद में हमने पढ़ा जो रणथंभौर के चौहान वंश को, जालोर के चौहान वंश को। इसके बाद में कछवा वंश को, आमेर के जो कछवा वंश है उसको पढ़ा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा इससे भाटी राजवंश को, जैसलमेर के भाटी राजवंश उसके प्रतापी शासक उनके बारे में। और इसके बाद पढ़ा हमने भरतपुर का राजपूत, जो भरतपुर का जाट राजवंश है उसके बारे में। इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम इस श्रृंखला को लेके आ चुके हैं हुडा सम्मेलन से आगे। और आज का कंटेंट है, कल हमने पढ़ा हुडा सम्मेलन के बारे में, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष भी हम पढ़ चुके हैं, मराठों का राजस्थान में प्रवेश भी हम पढ़ चुके हैं। ऊपर अपने अपने जो भी टॉपिक देखे हैं उन सब टॉपिकों की हमने क्लास यहाँ प्रोवाइड करवा दी आपको और उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार की हुई है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हैंडली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ मिलने वाली हर चीज़ आपको ऑथेंटिक के तरीके से और स्टिक विश्लेषण के साथ मिलेगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज में राजस्थान का इतिहास का जो अंतिम दौर है उसको पढ़ने वाले हैं। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ेंगे, तुंगा का युद्ध पढ़ने वाले हैं, कृष्णा कुमारी विवाद और जोधपुर का उत्तराधिकार युद्ध। इन टॉपिकों में से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। पिछले जो क्लास के अंदर, पिछले अध्याय के अंदर हमने क्या छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहे हैं। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष 1708 ईस्वी में स्वाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई से विवाह किया था। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा हो ही क्यों न हो, जयपुर का राज सियासत पर बिठाने की बात कही गई। ये भी शर्त हो गई। चंद्र कुंवर के साथ में जब शादी हुई, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी चंद्र कुंवर, मेवाड़ की ये राजकुमारी थी, तो उसका जो विवाह हुआ स्वाई जय सिंह से 1708 में। ये भी चीज़ याद रखनी है साथ में, 1708 में जब स्वाई जय सिंह के साथ में मेवाड़ की जो राजकुमारी थी चंद्र कुंवर, उसकी जो शादी हुई, तो उसमें एक शर्त रखी गई क्या कि मेवाड़ की राजकुमारी से जो भी संतान उत्पन्न होगी वो ही स्वाई जय सिंह का उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये बात है और ये
इकरारनामा कराया गया। तत्पश्चात जब 1708 के बाद में 1722 में जयसिंह खिंची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ। देखिए थोड़ी सी ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ कि तत्पश्चात 1722 में जयसिंह की खिंची रानी सूरज कुमार से एक पुत्र ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ। तो 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमार ने एक पुत्र माधव सिंह को जन्म दिया। अब ये दो पुत्र पैदा हो गए स्वाई जय सिंह के। एक तो हुआ राजकुमारी जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी, उससे तो पुत्र माधव सिंह पैदा हुआ, और जो उनकी खिंची महारानी रानी थी वो सूरज कुंवर, तो उससे हुआ ईश्वर सिंह पैदा। 1728 की बात है और ये 1722 में हुआ था। अतः जयसिंह के बाद माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। हमारा टॉपिक क्या था? जयपुर का उत्तराधिकार। और ये उत्तराधिकार किस किस के बीच में शुरू हो गया? माधव सिंह जो कि मेवाड़ महारानी का पुत्र था, और ये जो ईश्वर सिंह है ये किसका था? खिंची रानी का, सूरज कुंवर का। सितंबर 1743 को 28 को ये पैदा हुआ। 1743 ईस्वी में स्वाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा, जो कि खिंची महारानी का पुत्र था। किंतु माधव सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य का गद्दी पर दावा बोल दिया कि भी मेरा ये तो, मेरी तो जब शादी हुई थी पापा की, तो फिर क्या थे, ये इकरारनामा हुआ था भी मैं इसका उत्तराधिकारी बनूंगा। इस प्रकार ईश्वर सिंह और माधव सिंह गृह क्लेश प्रारंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए। माधव सिंह की ओर से मेहरावल महार राव होलकर ने सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए नगद देने का आश्वासन दिया। कथनीय प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान से इसे मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कथनीय प्रश्न बने, कहीं से भी बने, कहीं से प्रश्न पुट आउट हो तो आपका गलत न हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से ही पढ़ते हैं। तो माधव सिंह की ओर से मेहरावल होलकर, मल्हार राव होलकर सैनिक सहायता के लिए आ गए और उन्होंने शर्त रखी भी 20 लाख रुपए मैं लूँगा इससे के बदले। इधर ईश्वर सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। अब दोनों गुटों में क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाले हैं। माधव सिंह को तो मल्हार राव होलकर ने सहायता दे दी और ईश्वर सिंह को क्या है, राणोजी सिंधिया ने सहायता प्राप्त करी। तो फरवरी 1745 को माधव सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई बोल दी। माधव सिंह जो कि चंद्र कुमार मेवाड़ की महारानी का पुत्र था, किंतु ईश्वर सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधव सिंह और उनके सहयोगियों को परास्त कर दिया। अब उन साथ में उन्होंने मराठा जो साथी थे उनके, और उनकी सहायता से माधव सिंह को हरा दिया। माधव सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा। कहाँ भेजा? कालपी। जो माधव सिंह ने दोबारा से सहायता मांगी मल्हार राव होलकर से, कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उन्हें 2 लाख रुपए देने का वचन किया। पहले 20 लाख रुपए देने थे, अब क्या था, 2 लाख रुपए और देने का वचन किया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। देखिए प्रश्न पूछा जाता है सीधा, राजमहल का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? थोड़ा सा ये देखने वाली फैक्ट है कि 1 मार्च 1747 को, 1947 भारत आज़ाद हुआ था, ये आप रिलेटिव कर सकते हैं इसे ट्रिकली। 1 मार्च 1747 को दोनों पक्ष माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ। राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1 मार्च 1747 को, और राजमहल के इस युद्ध में ईश्वर सिंह विजयी हुए। अब राजमहल के युद्ध में फिर वापस कौन हुए? प्रश्न बन सकता है ये, ईश्वर सिंह विजयी हुए।
राजमहल की युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वर सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वर सिंह का साथ छोड़ माधो सिंह का पक्ष ले लिया। किसने दिया था? जगत सिंह ने, जो कि मेवाड़ का शासक था, उसने अधिक रुपया देने का लालच दे दिया, तो वह पार्टी बदलनी भी। क्या हुआ? ईश्वर सिंह को छोड़ दिया और माधो सिंह को उन्होंने पकड़ लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वर सिंह की मुठभेड़ हुई। बगरू नामक स्थान पर ईश्वर सिंह से किसकी भीषण लड़ाई हुई? तो वो हुई मराठों के साथ। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वर सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वर सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था। अब जो बगरू का युद्ध हुआ था ना, तो उसमें ईश्वर सिंह की सहायता करने वाले कौन थे? वो थे जाट शासक सूरजमल, और उन्हें माधव सिंह को 4 पगने देने, उमेश सिंह को बूंदी का राज्य लुटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने का विवश होना पड़ा। बगरू के युद्ध अगस्त, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बगरू का युद्ध कब हुआ था? तो राजस्थान में जितने भी युद्ध है उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो याद रखो, बगरू के का युद्ध जो अगस्त 1748 के बाद ईश्वर सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वादा किया था, वह उन्हें नहीं देश का होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश नहीं था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वर सिंह को यह सूचना दी, तो ईश्वर सिंह बड़ा भयभीत और उन्होंने मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने आप को आज़ाद कर लिया। ईश्वर सिंह ने क्या किया? जब ये माधव सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में झगड़ा हुआ, तो मराठे उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे। मराठों के डर से या फिर रकम न चुकाने की वजह से वो क्या हुए, उससे निराश हो गए और 13 दिसंबर 1750 को उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब अब होलकर ने माधव सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बिठाया। माधव सिंह की गद्दी पर बैठने ही मराठों ने उसके सामने धनराशि अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधव सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनियुक्त जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधव सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से शुरू हो गई, जो आगे चलकर उन दोनों जातियों के साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। तो ये था उत्तराधिकारी युद्ध जयपुर का। इसके बाद पढ़ते हैं तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तुंगा जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद हो रहा था। जयपुर राज्य और मराठों के बीच में किस बात के लिए विवाद था? चौथ के विवाद के लिए। याद रखना, चौथ के विवाद के लिए किस शासकों के बीच में युद्ध था, ये संघर्ष था? तो जयपुर राज्य और मराठों के बीच में। फलस्वरूप मराठे महाजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह ने उसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विनय सिंह से गठबंधन किया और शिवपुर व करौली के शासकों से भी इस सिंह को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महाजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बिन बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। 28 जुलाई 1747 को
लालसोट के पास तुम्बा नामक स्थान पर, तुंगा क्या है, तुंगा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। माझी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी हो गया। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रमुख छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून, एक बार फिर मराठों और राजपूतों के बीच में क्या हुआ, 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। पाटन का युद्ध कब हुआ था, 17 जून 1790 को। और इसमें क्या हुआ, इसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास किया और उसके जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। तो ये था जयपुर का उत्तराधिकार युद्ध, जिसके अंदर आपने चीज़ों को पढ़ा। यहाँ से प्रश्न बहुत बार आता है। बगरू को युद्ध अगस्त 1748 को हुआ था, और ये जो जगत सिंह मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने उनको अपने जो मराठा पेशवा थे उनको अपनी ओर मिला लिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्ट बनते हैं। हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।